नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं एनपी सिंह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। अपन आज जो वो प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो फाशीवाद का उदय और मुसोलिन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यूं ही नहीं मिलता मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता मुकाम दोस्तों, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कामयाब होना, इतना आसान नहीं है कामयाब होना दोस्तों। उनके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, उनके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। मेरे दोस्तों मित्रों, देखो आप किस्मत के भरोसे बैठे हो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी होगी। तो लोगों ने अपने पैमाने खुद बनाए हुए रखे हैं। लोगों ने अपने पैमाने खुद बनाए हैं कि अगर कोई ट्रक है या गाड़ी है किसी आदमी के आदमी के ऊपर से निकल जाए और आदमी बच जाए, इसके कुछ नहीं हो जाए, कुछ नहीं होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि जाको राके सैया मार सके ना कोई। और वही ट्रक उसके ऊपर से निकल जाए और उसकी मौत हो जाए तो अपन कहते हैं कि उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है। इसलिए लोगों ने अपने पैमाने खुद बना के रखे हैं। आपको तत्क्षण मेहनत करना पड़ेगा और आपको चलना पड़ेगा। कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, न करो। अपन फाशीवाद और हिटलर के बारे में अध्ययन करते हैं। फाशीवाद शब्द है वो लैटिन भाषा के फैसियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों से बंधा हुआ गट्ठर। और यह एक शक्ति और एकता का प्रतीक है। जितने हम एक होंगे इतने ही शक्तिशाली होगा। मतलब अगर किसी से लड़ना है तो अपन शक्तिशाली, मतलब इसका अर्थ ही यही है कि मतलब लकड़ियों से बना हुआ एक गट्ठर था। ये फैसियो शब्द से बना हुआ है। चलो, इस फाशीवाद की जो स्थापना करने वाला जो शासक था वो था हिटलर, नहीं, वो था मुसोलिन। क्या था? मुसोलिन था। और इसी मुसोलिन ने इसकी जो स्थापना की थी वो 23 मार्च 1919 ईस्वी को की थी। कब की थी? 23 मार्च 1919 को फाशीवाद की स्थापना मुसोलिन ने की थी। किसने की थी? मुसोलिन ने। अब इस फाशीवाद को पढ़ने से पहले हम मुसोलिन हैं जो फाशीवाद के संस्थापक हैं उसके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पढ़ने से पहले उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अवश्य अपन को पढ़ना चाहिए। अगर कोई परीक्षा के अंदर परीक्षा में प्रश्न आ गया कि फाशीवाद के उदय के क्या कारण थे, तो अपन पहले उसका प्रारंभिक जीवन बताते हैं। तो जो कॉपी एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करने वाला पहले देखता है कि जिसको मुसोलिन के बारे में पूरा पता है, इसका मतलब इसने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सही है। चलो मुसोलिन के बारे में, अगर मुसोलिन की जन्म की बात करें, किसकी बात करें? मुसोलिन की जन्म। तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 मई। कब हुआ? 29 मई। और समय 1883 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मुसोलिन का। और इस स्थान की बात करें तो उसका स्थान की बात करें तो इटली का एक शहर है। क्या है? इटली का शहर, जिसका नाम है रोमांगनो नामक शहर के अंदर इसका जन्म हुआ था। किसका? मुसोलिन का। मुसोलिन के पिता की बात करें तो उसके पिता का नाम अल सैंड्रो था। क्या था? अल सैंड्रो। पिता का नाम क्या था? अल सैंड्रो। उसके पिता अल सैंड्रो मुसोलिन। इसके पिता का नाम क्या था? अल सैंड्रो मुसोलिन। माता की अगर बात करें तो उसकी माता का नाम था रोसा मुसोलिन। क्या नाम था? रोसा मुसोलिन। ये उसकी
माता का नाम था। उसकी माता है वो पैसे से एक अध्यापिका थी, पाठशाला में पढ़ाने का काम किया करती थी। मुसोलिन मात्र 18 वर्ष की आयु में, मात्र 18 वर्ष की आयु में 1912 की लगभग बात है, 18 वर्ष की जो आयु थी उसमें अध्यापन कार्य करवाना शुरू कर दिया था। मुसोलिन ने मात्र 18 वर्ष की आयु में अध्यापन यानी अध्यापक के पद पर काम किया था, यानी अध्यापन का कार्य किया था। किसने? मुसोलिन। थोड़े समय के बाद इस अध्यापन कार्य से उसका मन उब गया और उन्होंने अध्यापन करवाना छोड़ दिया था। उसी समय वो एक दल के संपर्क में आते थे। उस समय इस इटली पर उस दल का शासन था, वो था समाजवादी दल। किसके संपर्क में आया? मुसोलिन। थोड़े समय के बाद मुसोलिन किसके संपर्क में आया? समाजवादी दल। कौन सा है? समाजवादी दल। समाजवादी दल के अंतर्गत कृषक है, मजदूर वगैरह सभी लोग उसके अंतर्गत आते हैं। संपर्क में आ गया। कुछ समय के लिए वो समाजवादी दल का सदस्य रहा, लेकिन इसके बाद वो समाजवादी दल का क्या करता है? विद्रोह करता है। क्या करता है? कुछ ऐसी कमियां आती इसके अंदर, कुछ बेईमानी या भ्रष्टाचार को उसने देखा तो उसने उसका विद्रोह कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया विद्रोह? मुसोलिन ने उसका क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। मुसोलिन ने अपना 1912 की बात करें, 1912 की ये समाजवादी दल का विद्रोह करने के बाद उसको देश से निष्कासित किया गया और इसके बाद वो सीधा स्विट्जरलैंड नामक देश में जाता है। कौन जाता है? मुसोलिन। 1912 में मुसोलिन ने एक पत्रिका का संपादन किया था। ये चलो पत्रिका का संपादन, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुसोलिन की पत्रिका, कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? वो था अवंती। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? अवंती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आया है कि मुसोलिन ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो आप बताएंगे अवंती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुसोलिन ने किया था। इसके बाद मुसोलिन ने फाशिस्ट दल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आपका प्रश्न आ जाए कि फाशिस्ट दल की स्थापना किसने की थी? वो की थी मुसोलिन ने। किसने की थी? मुसोलिन। अब मुसोलिन कहाँ का रहने वाला था? आपको पता है, इटली का। इटली में कौन सा शहर है? रोमांगनो शहर। इसने फाशिस्ट और कब की, ये प्रश्न भी आता रहता है, तो आप बताएंगे 23 मार्च का समय था। 23 मार्च का 1919 ईस्वी को उसने, मुसोलिन ने फाशिस्ट दल की स्थापना की और इसको फाशीवाद के नाम से भी, इस काल को फाशीवाद के नाम से भी जाना है। फाशिस्ट दल की विचारधारा को फाशीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? फाशीवाद कहते हैं। ये फाशीवाद शब्द है वो फेसियो शब्द से बना है। किससे बना है? फेसियो शब्द। और ये फेसियो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है, इस फेसियो शब्द का अर्थ होता है लकड़ियों का बना हुआ गट्टर। लकड़ियों का बना हुआ गट्टर। और इसका अर्थ ये है, फेसियो शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है लकड़ियों या सड़ों से बना हुआ गट्टर। ये एकता और शक्ति का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? एकता व शक्ति का प्रतीक था। एकता व शक्ति का प्रतीक था। कौन सा? फाशीवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये फाशीवाद का लगभग उदय हुआ था। इसके कई कारण भी जिम्मेदार हुआ करते थे। देखो भाई, इसके प्रारंभिक जीवन की 29 मई 1889 को मुसोलिन का जन्म हुआ था। स्थान इटली शहर के रोमांगो शहर में। इटली
के रोमांगो शहर में हुआ था। पिता का नाम अलेसेंड्रो मुसोलिन, माता का नाम रोसा मुसोलिन। वो पैसे से अध्यापिका थी। मुसोलिन ने मात्र 18 वर्ष की आयु में अध्यापन का यानी अध्यापक के रूप में कार्य किया, लेकिन कुछ समय के बाद में वो ऊब जाने, अध्यापन कार्य से ऊब जाने के कारण उन्होंने ये कार्य छोड़ दिया था। फिर एक दल था, समाजवादी दल के संपर्क में आ गया। इसके बाद में ये समाजवादी दल का बहिष्कार करता है और समाजवादी दल का बहिष्कार करने के कारण उसको देश से निर्वासित किया जाता है और सीधे वो जाते हैं स्विट्जरलैंड। भाई स्विट्जरलैंड सीधे चले जाते हैं। उनकी पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है ये। उन्होंने पत्रिकाओं का संकलन किया था, वो था अवंती पत्रिका। कौन सी पत्रिका का संकलन किया? अवंती। फाशीवाद शब्द है वो उसको सर्वाधिकारवाद भी कहते हैं, यानी सर्वसत्तावाद भी कहते हैं। सर्वाधिकारवाद और सर्वसत्तावाद का मतलब होता है कि जो शासन की बागडोर होती है, शासन की शक्ति होती है, वो एक ही सरकार और एक ही नेता के हाथ में होती है। वो इसको सर्वाधिकारवाद और सर्वसत्तावाद भी कहते हैं। सर्वसत्तावाद भी इसको कहा जाता है या सर्वाधिकारवाद, अधिकारवाद भी कहा जाता है। किसको? फाशीवाद को। फाशिस्ट दल का जो सदस्य मुसोलिन ने फाशिस्ट दल की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाशिस्ट दल की स्थापना किसने की? मुसोलिन ने। BA द्वितीय वर्ष में कई बार प्रश्न आया है। और कब की? 23 मार्च 1919 ईस्वी को। फाशीवाद शब्द किससे बना है? ये प्रश्न आया है। फैसियो शब्द से बना है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है लकड़ियों से बना हुआ गट्टर, और ये एकता और शक्ति का प्रतीक है। एकता और शक्ति का क्या है? ये प्रतीक है। चले अपन बात करते हैं कि अगर इटली के अंदर कोई दल की स्थापना हुई है तो उसके पीछे कारण जरूर हुआ करते थे। जैसे जर्मनी में एक दल नाजीवाद का उदय हुआ तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण जरूर जिम्मेदार थे। इसी प्रकार इटली में जो एक नया दल, समाजवादी दल के स्थान पर नया दल देखने को मिला, वो फाशीवाद, उसके क्या कारण थे उदय होने के बाद के, जिसको एक एक बिंदु पर अपन बात करेंगे। आप अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो देखो, एक एक बिंदु पर बात करेंगे अपन। एक एक बिंदु पर अपन बात करेंगे कैसे उसके उदय के कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते थे। फाशीवाद के उदय के कारण, फाशीवाद के किसके उदय के कारण की बात कर रहे हैं अपन। पहला जो उसका उदय था, जैसे उदय पेरिस शांति संधियों से निराशा। देखो, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, आप सभी को पता है। ये 1919 की बात है। कब की बात है? 1919 की बात है। पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ था फ्रांस के अंदर। आर्थिक कठिनाइयां भी फाशीवाद के उदय के कारण थे। समाजवादियों का प्रभाव था, बहुत अधिक समाजवादियों का प्रभाव था। राष्ट्रवादियों में असंतोष था, राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं थे, इटली की जनता संतुष्ट नहीं थी, जिसके कारण ये हुआ। इटली की सरकार की दुर्बलता, इटली के विभिन्न वर्गों में असंतोष, मुसोलिन का कुशल नेतृत्व, मुसोलिन का उत्कर्ष, फाशिस्ट दल का गठन, रोम पर चढ़ाई, मुसोलिन का प्रधानमंत्री बनना। अपन इस पर बात कर रहे हैं एक एक बिंदु पर। पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 32 देशों ने भाग लिया। 1919 के अंदर ये सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में इटली भी उसमें शामिल था। इटली का मानना है कि फ्रांस, इस मित्र राष्ट्रों ने मेरे साथ, मित्र राष्ट्रों ने
मेरे साथ विश्वासघात किया। क्या किया? मित्र राष्ट्रों ने मेरे साथ क्या किया है? विश्वासघात किया है। कैसे विश्वासघात किया? इटली ऐसा मानती है, इटली देश का मानना है कि इन मित्र राष्ट्रों ने मेरे साथ मिलकर क्या कर दिया है? पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों के अनुसार उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया, जिसके लिए वो पेरिस शांति संधियों से संतुष्ट नहीं थे। यानी क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र की बात करें इंग्लैंड, एक फ्यूम नामक स्थान था। फ्यूम, क्या नाम था? फ्यूम नामक एक स्थान था। दूसरा था अल्बानिया का जो स्थान है ये इटली को देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये स्थान इटली को नहीं दिया गया। पहले कारण से तो ये इस कारण से असंतुष्ट थे। दूसरा, ये इटली मित्र राष्ट्रों से क्यों नाराज थी कि इंग्लैंड जो, अगर उसके साम्राज्य विस्तार की भूमि की बात करें तो पेरिस की शांति के समय जो संधियां हुई थी उसमें कहा था कि आपका जो भूमि वर्ग किमी है वो सभी को समान बांट दी जाएगी, उसकी जो भूमि है वो सभी देश समान बांट के। लेकिन इंग्लैंड ने 9,89,000 वर्ग किमी भूमि पर अधिकार कर दिया। फिर इसके बाद में एक फ्रांस देश भी था, मित्र देश है, तो उसने 2,53,000 वर्ग किमी भूमि पर अधिकार कर दिया। और इटली को मात्र 89,000, इटली को कितना? मात्र 89,000 वर्ग किमी भूमि दी। तो इटली असंतुष्ट नहीं होगा, नाराज नहीं होगा तो क्या होगा? और इसी असंतुष्ट और नाराजगी के कारण इस समाजवादी दल के स्थान पर एक नया दल देखने को मिला इटली में, वो है फाशीवाद। और फाशीवाद शब्द फैसियो शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में एक शांति सम्मेलन, एक संधि हुई जिसमें 32 देशों ने भाग लिया। पेरिस शांति सम्मेलन से इटली बिल्कुल नाराज थी, असंतुष्ट थी। असंतुष्टता का कारण है कि इटली को फ्यूम का प्रदेश, अल्बानिया का प्रदेश प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा कारण ये भी जिम्मेदार हुआ करता है कि मित्र राष्ट्र इंग्लैंड को तो 9,89,000 वर्ग किमी भूमि प्राप्त हुई और फ्रांस को 2,53,000 वर्ग किमी भूमि प्राप्त हुई, और इटली को केवल 89,000 वर्ग किमी भूमि ही मिली, जिसके कारण इटली इन देशों से नाराज हो गया। जब देश नाराज हो जाता है तो क्या करेगा? विद्रोह, और विद्रोह करेंगे तो एक नया दल देखने को मिला, वो है फाशीवाद। चले अगले बिंदु की बात करें, आर्थिक कठिनाइयाँ। कैसे आर्थिक कठिनाइयाँ झेलता है हमारा इटली, और इस आर्थिक कठिनाइयों से इटली इतना परेशान हो जाता है, सीधा जाता है एक दल के पास में, और एक वो दल था फाशीवाद, जहाँ नेतृत्व करने वाले हमारे मुसोलिनी साहब थे। चलो कोई बात नहीं, आर्थिक कठिनाइयाँ, इटली की बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं? इटली की बात कर रहे हैं। इटली की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, यही उसके फाशीवाद के उदय का कारण था। दयनीय स्थिति इतनी अधिक हो गई कि इटली ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली ने कई देशों से ऋण लिया हुआ था, ऋण यानी कर्जा लिया हुआ था या कर्जा लिया हुआ था, और ये ऋण और कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, बहुत स्थिति दयनीय हो गई। दूसरा है कि इटली का जो मध्यम वर्ग और जो बेकारी वर्ग था वो बेरोजगार हो गया था, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। कारखाने, उद्योग धंधे इटली में पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। जब एक दिन एक इटली में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, आज वही इटली देखो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ गया था। मध्यम वर्ग बेकार हो गए थे, उद्योग व कारखाने हैं वो इटली में क्या हो गए थे? कारखाने हैं वो नष्ट हो गए थे। क्या हो गए थे? उद्योग धंधे और कारखाने नष्ट हो गए थे। यहां तक कि कई लोग इटली के अंदर क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उनके पास पैसे भी नहीं थे। यहाँ का व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो चुका था, दुकान आदि वगैरह व्यापार चौपट हो गया, और व्यापार चौपट होने के बाद उनकी स्थिति ऐसी आई कि उनको
2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, दर दर इधर उधर भागना पड़ता था। और साम्यवादी आर्थिक कठिनाइयों के कारण इटली में एक नया दल, इसी प्रकार मुसोलिनी ने उनको आश्वासन दे दिया कि जब मैं फाशीवादी दल के सत्ता पर सत्तारूढ़ हो जाऊंगा या प्रधानमंत्री बन जाऊंगा इटली का, तब देखना मैं आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। तो इटली की बहुत सारी जो जनता है वो मुसोलिनी के समर्थन में आ गई। जब ये जनता मुसोलिनी के समर्थन में आई तो उसके फाशीवाद के उदय से कोई नहीं रोक सकता है। चलो हम बात करते हैं समाजवादियों का क्या प्रभाव था। समाजवादियों का क्या प्रभाव था, अगले बिंदु की बात करें। समाजवादी किसकी बात कर रहे हैं अपन? समाजवादियों की बात कर रहे हैं। देखो, समाजवादियों की अगर हम बात करें तो इटली पर जो शासन था वो था समाजवादियों का। किसका शासन था? समाजवादी दल था। समाजवादी दल का शासन था। इसमें कृषक, मजदूर वर्ग आदि सभी लोग आते थे। कौन आते थे? कृषक लोग हैं, मजदूर लोग हैं और गरीब लोग हैं, ये इस दल के अंतर्गत आते थे। समाजवादियों का प्रभाव इटली में एक सुना हुआ जिसमें 500 के लगभग, 500 की बात करें, 500 कोई समथिंग सीट थी, उसमें से 156 सीटों पर समाजवादियों का सीटें उन्होंने प्राप्त की और सत्ता के अंदर ये साम्यवादी दल के नेता थे। साम्यवादी दल के नेता इन कृषक, मजदूरों और गरीबों को उस्का रहे थे। तो मजदूरों को उन्होंने कारखानों के उद्योगपति और पूंजीपति लोगों के प्रति उन्होंने भड़काया, उन्होंने हड़ताल करवा दी और कई कारखानों पर अधिकार करवा दिया मजदूरों से। मजदूरों को कहा इन साम्यवादी लोगों ने कि ये लोग आपका शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार कई मजदूरों ने कारखानों पर अधिकार कर दिया। लगभग मजदूरों ने 100 कारखानों पर अधिकार कर दिया, जिसके कारण उद्योगपति और पूंजीपति लोग हैं वो बहुत परेशान थे। किससे? इन समाजवादी दल के नेताओं से। समाजवादी दल के नेताओं ने यह भी कहा लोगों से, कृषकों से कहा कि आप जमींदारों को किसी प्रकार का टैक्स व कर नहीं देंगे। टैक्स और कर आप किसी प्रकार की देने की जरूरत नहीं है। तो कई किसानों ने जमींदारों की भूमि को जब्त कर दिया जबरदस्ती। तो जब इन उद्योगपति, पूंजीपति, जमींदारी लोगों को ऐसा लगा कि अगर साम्यवादी दल का अगर नष्ट नहीं किया गया, उसका पतन नहीं किया गया, तो अपनी हालत खराब हो जाएगी। उसी समय उनको एक नेता के रूप में मिला मुसोलिनी। कौन मिला? मुसोलिनी। इन उद्योगपति, पूंजीपति, जमींदारों ने उन मुसोलिनी को आर्थिक सहायता दी और मुसोलिनी ने आश्वासन दे दिया कि जैसे ही मैं सत्तारूढ़ होते ही सबसे पहला काम करूंगा, साम्यवाद का दल का क्या करूंगा? पतन। आश्वासन दे दिया। तो ये सारे उद्योगपति, पूंजीपति लोग मुसोलिनी के संपर्क में आ गए और एक नया दल देखने को मिला इटली के अंदर, वो था फाशीवादी दल। इटली में लोग हैं वो साम्यवादी दल के नेताओं से बहुत परेशान थे। साम्यवादी दल के नेता हैं वो कृषकों, मजदूरों को भड़काकर उद्योगपति, पूंजीपतियों के कारखानों पर दंगे करवाते थे, जिसके कारण मजदूरों ने लगभग 100 कारखानों पर अधिकार कर लिया। दूसरी बात यह थी कि साम्यवादी दल के नेताओं ने कृषकों को भड़का दिया और कृषकों ने जमींदारों को कर देने और टैक्स देने से बिल्कुल मना कर दिया, यहाँ तक कि उसकी ज़मीनों को भी जब्त कर दिया था। इसके बाद में कई उद्योगपति, पूंजीपति लोग साम्यवादी दल को समाप्त करना चाहते थे और ऐसे नेता का नेतृत्व चाहते थे जो साम्यवादी दल को समाप्त करे। मुसोलिनी के नेतृत्व में एक नया दल उभर कर सामने आया, वो फाशीवाद था। और वे फाशीवाद मुसोलिनी को आर्थिक सहायता दी इन जमींदारों, पूंजीपति लोगों और उद्योगपतियों ने, जिसके कारण
मुसोलिनी ने उनको आश्वासन दे दिया कि सत्तारूढ़ होते ही मैं साम्यवादी दल को नष्ट कर दूंगा। अगले बिंदु की बात करें, अगले बिंदु की बात करें वो है राष्ट्रवादियों में असंतुष्ट। किसमें असंतोष, किसमें है? राष्ट्रवादियों में असंतोष। राष्ट्रवादी नेता थे दानजियो। कौन नेता है राष्ट्रवादी? दानजियो। ये राष्ट्रवादी नेता है। कैसा है? दानजियो। इटली वाले लोगों को जब फ्यूम व अल्बानिया का प्रदेश प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीयता की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। जनता ने कहा कि हमारी राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या पहुंचा है? भावनाओं को ठेस पहुंचा है। राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या पहुंची गई है? ठेस पहुंच गई है। तो दानजियो था जो इटली का एक राष्ट्रवादी था, उसने सीधा जाकर फ्यूम पर कर दिया अधिकार, वहां जाकर बैठ गया। उसने कहा कि जब तक मुझे फ्यूम नहीं दिया जाता, दानजियो ने कहा, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। लेकिन सरकार ने उनके विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई इस दानजियो के विरुद्ध, जिसके कारण लोगों में, राष्ट्रवादियों में इन सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। जब जनता सरकार से नाराज होती है तो अगली बार क्या करती है? जनता सरकार को बदलती है। इसलिए अगले बिंदु की बात करें, इटली के सरकार की दुर्बलता, यानी सरकार में जब कोई दुर्बलता आ जाती है ना भाई, सरकार में जब कोई दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, सरकार कमजोर हो जाती है तो दूसरी सरकार, देखो इटली की सरकार की दुर्बलता। इटली में जब चुनाव होता था, अब देखो भाई इटली में जब चुनाव होता था तो वो आनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता था। इस आनुपातिक प्रणाली के द्वारा सरकार का चुनाव होता था। इस चुनाव में क्या होता था कि जो भी सरकार बनती थी वो मिली जुली सरकार, कई दलों को मिलाकर एक सरकार बनाई जाती, जिसको बोलते हैं मिली जुली सरकार। क्या बनती थी? मिली जुली सरकार। ये मिली जुली सरकार है वो इटली के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित न कर सकी। ये मिली जुली जो सरकार होती है वो कई बार आई है, उसने कभी भी इटली में शांति व्यवस्था स्थापित करने, उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। 4 बार ऐसी की ऐसी सरकार आती गई जाती गई, लेकिन उन्होंने न तो इटली में शांति व्यवस्था कायम कर दी, न अव्यवस्था को की समस्या को सुलझाया। ये सरकार आती गई और जाती गई। लेकिन इटली की जनता चाहती है कि एक ऐसी सरकार बनाई जाए, ऐसा ये सरकार का जो नेतृत्व ऐसे नेता के हाथ में दिया जाए जो उस बाह्य समस्या है, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या को सुलझा सके। उसी समय मुसोलिनी के नेतृत्व में एक ऐसा नेता मिला जो उसने सामाजिक और आर्थिक और आदि नीतियों को उसने सुलझा दिया। चलो मुसोलिनी का अपन बात करते, इटली के विभिन्न वर्गों में असंतोष। इटली के कौन कौन से विभिन्न वर्ग थे जिसमें असंतोष की भावना थी? असंतोष की क्या थी? भावना। इटली के विभिन्न वर्गों में असंतोष की भावना। देखो इटली का कई वर्ग हैं, वो साम्यवादी, ये इटली की जो सरकार थी उससे कई वर्ग नाराज थे। कई वर्ग क्या थे? नाराज थे। कौन सा वर्ग नाराज था? पहला तो वर्ग पूंजीपति, उद्योगपति लोग हैं, वो इन सरकार से नाराज थे क्योंकि साम्यवादी दल उनका क्या कर रहे थे, उनके कारखानों पर इन कृषकों मजदूरों ने अधिकार कर लिया था, जिसके कारण ये नाराज थे। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो भूतपूर्व जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक ये वापस लौटे तो इटली की सरकार की बेईमानी और भ्रष्टाचार को देखते हुए ये भी भूतपूर्व सैनिक है, ये भी इस साम्यवादी सरकार से नाराज थे।
दूसरी इस सरकार के द्वारा युगोस्लाविया से मतलब रेखोन की एक संधि की थी, इससे भी कई लोग राष्ट्रवादी लोग हैं वो उससे नाराज थे। विभिन्न वर्गों के लोग हैं, पूंजीपति लोग नाराज थे, जमींदारी लोग नाराज थे, उद्योगपति लोग नाराज थे, भूतपूर्व सैनिक लोग नाराज थे। जब इतने वर्ग के लोग नाराज थे, जब ये लोग नाराज थे तो देखो ये मतलब इस सरकार में कई बेईमानी भ्रष्टाचार फैला हुआ था और ये जनता ये चाहती थी कि ऐसी सरकार बने जो ये पूरी तरह से हमारे इटली में शांति व्यवस्था स्थापित हो, किसी प्रकार की अराजकता न हो, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े न हो, दंगा नहीं हो। तो वो ऐसी सरकार को लाना चाहते थे ये कई वर्गों के लोग। मुसोलिनी का कुशल नेतृत्व। मुसोलिनी एक अच्छा राजनीतिज्ञ था एवं कुशल शासक था। कुशल शासक था तभी तो उसने इटली का प्रधानमंत्री बना था। अगर कुशल शासक नहीं हो, 30 अक्टूबर 1922 की बात करें तो वो इटली का प्रधानमंत्री बना था। मुसोलिनी कुशल शासक था। वो लोगों इसमें जनता को आकर्षित करने की उसमें इतनी शक्ति थी, वो अपने भाषणों और लेखकों के माध्यम से जनता को आकर्षित करता था। उसने एक दल बनाया, फास्टिक दल। कहीं जनता का उसे समर्थन प्राप्त था। किसका? मुसोलिनी का नेतृत्व है वो बिल्कुल कुशल नेतृत्व था, बहुत अच्छा नेतृत्व होने के कारण, और उसने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से उसने भाषणों व लेखन कार्य के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित कर दिया और सभी जनता को फाशीवाद का समर्थन प्राप्त हुआ। मुसोलिनी का उत्कर्ष कैसे हुआ इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, मुसोलिनी का फास्टिक दल का गठन। फास्टिक दल का गठन की बात करें 23 मार्च 1919 ईस्वी को, 23 मार्च 1919 ईस्वी को फास्टिक दल की स्थापना किसने की थी? मुसोलिनी ने। किसने की थी? मुसोलिनी ने की थी फास्टिक दल की स्थापना। प्रारंभ में 1919 में ईस्वी की बात करें तो 1919 ईस्वी में फास्टिक दल के सदस्यों की संख्या थी 17,000 और 1921 में ये संख्या बढ़कर हो गई लगभग 3 लाख। कितनी हो गई थी? 3 लाख सेना फास्टिक दल की हो गई थी। फास्टिक दल ये काले कमीज पहनते थे और ये अस्त्र शस्त्र भी अपने पास में रखते थे। फास्टिक दल की स्थापना मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को की थी। ये काले कमीज पहनते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे और 1919 में उसके दल या स्वयं सेवकों की संख्या 17,000 थी और 1921 में उसके दल के सदस्यों की संख्या 3 लाख हो गई। और इसके बाद में उसने साम्यवादी दल को समाप्त करने के लिए कई प्रकार की योजना एवं अपने सिद्धांत को यानी सूत्र यानी सिद्धांत को अपनाता है, योजना बनाता है। चलो, रोम पर चढ़ाई। रोम पर चढ़ाई कब करता है मुसोलिनी? 2 बिंदु रहे। देखो, रोम पर चढ़ाई किस पर? रोम पर। जैसे ही वो फास्टिकवाद का जो सदस्य बनता है सीधी रोम पर चढ़ाई करता है। ये बात है 1922 ईस्वी की बात है। रोम पर एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? रोम में एक सम्मेलन हुआ नेपल्स नामक स्थान पर। कौन सा? नेपल्स नामक एक स्थान है वहाँ रोम में। वहाँ पर एक विशाल सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में विशाल सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में अगर उसने साम्यवादी सरकार से कहा कि या तो आप ये सत्ता छोड़कर चले जाए, फैक्टो से कहा, नहीं तो अन्यथा हमें मजबूरन होकर आपके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। लेकिन इन साम्यवादी सरकार ने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो इसके कारण मुसोलिनी स्वयं एक सेना लेकर, और समय उस समय था वो था 27 अक्टूबर को वो सेना लेकर 1922 को 27 अक्टूबर 1922 ईस्वी की बात है, वो सीधा रोम पर आक्रमण करता है और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था फ्रैक्टा वो वहाँ से भाग जाता है और 28 अक्टूबर
1922 यानी जो आक्रमण की सड़ाई करता है 28 अक्टूबर 1922 की बात है। उसमें लगभग वो 50,000 स्वयंसेवकों को लेकर उसके ऊपर आक्रमण करता है और रोम पर अधिकार कर लेता है। कौन करता है? मुसोलिनी का अधिकार कब हुआ? 28 अक्टूबर 1922 को रोम पर उसका अधिकार हो गया मुसोलिनी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फिर इसके बाद में मुसोलिनी सीधा जाता है इटली के शासक, उस समय इटली पर जो शासक विराजते थे उनका नाम है इमानुएल तृतीय। कौन थे? इटली के शासक कौन थे उस समय? इटली के शासक, और इटली के शासक थे वो थे इमानुएल तृतीय की बात करें, ये वहाँ के शासक थे। और इन शासक से कहा कि ये सत्ता अब हमें फाशिस्टों को दे दे। तो इमानुएल ने बिना कुछ सोचे समझे ये सारी सत्ता फाशिस्टवाद को दे दी। किसको दे दी? फाशिस्टवाद दल को दे दी। और इसने एक मंत्रिमंडल बनाया और 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी बना इटली का प्रधानमंत्री। इसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम आपके साथ मिलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर। आप मेरे साथ बने रहे अंतिम समय तक। धन्यवाद।